नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले भारत और मैं हूं शांता सिंह। आज बात करेंगे उस करगिल युद्ध की जिसने भारत और पाकिस्तान की दोस्ती की गाड़ी को करगिल की पहाड़ियों से एक ऐसी खाई में गिरा दिया जो फिर कभी बाहर निकले ही नहीं। वो 17 मई 1999 का दिन था। पाकिस्तान की एक बेहद सीक्रेट जगह पर सेना के कैंप में कुल 5 लोगों की मुलाकात हुई। उस कैंप का नाम ओझरी कैंप था, जो पंजाब प्रांत के रावलपिंडी में स्थित है, जो पाकिस्तानी सेना का मुख्यालय भी है। उस बेहद खुफिया और गुप्त बैठक में 6 लोग मौजूद थे। तब के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अजीज खान, 10वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल महमूद अहमद और उत्तरी कमान के कमांडर फोर्स ब्रिगेडियर जावेद हसन। पाकिस्तानी लेखिका नसीम जहरा ने अपनी किताब फ्रॉम करगिल टू द कू इवेंट्स दैट शुक पाकिस्तान में इसके बारे में विस्तार से लिखा है। वहां प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को बताया गया कि पाकिस्तान ने कश्मीर फतह करने के लिए 5 चरणों का एक ऑपरेशन शुरू किया है। शरीफ को यह भी सूचना दी गई कि पाकिस्तानी सेना पहले चरण के ऑपरेशन में लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि एलओसी को पार कर चुकी है। अब नवाज शरीफ के दंग होने का मौका था। वो समझ नहीं पा रहे थे कि उनकी सेना एलओसी पार करके करगिल में पहुंच चुकी है और उन्हें पता ही नहीं है। लेकिन उनकी चौंकने और अपनी कमजोर हैसियत की जानकारी पाने, या कहें कि पाकिस्तान में लोकतंत्र की बेहद कमजोर जड़ों के बारे में जानने के और मौके सामने से आ रहे थे। वहां शरीफ को बताया गया कि दूसरे चरण में पाकिस्तानी सेना की शह से पाले पोसे गए आतंकवादी लेह लद्दाख में घुसपैठ करेंगे। अब नवाज शरीफ से रहा नहीं गया। उन्होंने थोड़ी हैरानी और थोड़ी खींच के साथ कहा कि ये ऑर्डर किसने दिया। इस पर पाकिस्तानी आर्मी के चीफ परवेज मुशर्रफ तपाक से बोले कि अगर आपको ये ठीक नहीं लगा तो आप ऑर्डर दे दीजिए, हम फौज वापस बुला लेंगे। इस पर शरीफ चुप रह गए। फिर लगा कि कहीं उन्हें कोई दब्बू या कमजोर या झेपा हुआ ना समझ ले, इसलिए अपने विदेश मंत्री सरताज अजीज से मामले को संभालते हुए कहा कि देखिए, ये होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जो मुशर्रफ साहब ने ली। ये बात 17 मई 1999 की है, जबकि उससे 2 हफ्ते पहले 3 मई 1999 को ही आतंकियों की मिलीभगत से पाकिस्तानी सेना प्रमुख परवेज मुशर्रफ ने करगिल का वो युद्ध छेड़ दिया था। ये युद्ध उसी साल के 21 फरवरी को हुए लाहौर घोषणा पत्र की धज्जियां उड़ा रहा था। करगिल युद्ध को विस्तार से जानने से पहले लाहौर घोषणा पत्र के बारे में जान लीजिए, क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दरअसल 1998 के मई महीने में भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था, जिसके कुछ दिनों बाद ही पाकिस्तान ने भी परमाणु परीक्षण किया। इसके बाद कुछ तो दुनिया का दबाव था और कुछ तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की शांति की तलब थी, जो शांति की बस लेकर फरवरी 1999 में प्रधानमंत्री वाजपेयी लाहौर पहुंचे थे। वहां 21 फरवरी को दोनों देशों के बीच लाहौर डिक्लेरेशन पे जो दस्तखत हुए, उनमें 5 अहम बिंदु थे। नंबर 1, दोनों देश परमाणु शक्ति संपन्न है, इसलिए इससे उपयोग के जोखिम को कम करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। नंबर 2, कश्मीर मुद्दे का हल उचित कूटनीतिक संवाद से ढूंढा जाए। नंबर 3, आतंकवाद के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। नंबर 4, दोनों देशों के बीच आपसी विश्वास बनाने के लिए टकराव के सभी मुद्दों पर रचनात्मक बातचीत का दरवाजा खोला जाए। और नंबर 5, सार्क के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत किया जाए ताकि आर्थिक विकास हो और आर्थिक संबंध भी बेहतर हों। सोचिए तो कितना शानदार घोषणा पत्र था। इस पर अमल होता तो तस्वीर कुछ और ही होती। लेकिन इस विश्वास के रास्ते में 4 विलेन बैठे थे। ये बात प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को तो पता नहीं ही थी, पाकिस्तान के नवाज शरीफ को भी नहीं थी। इसलिए 17 मई को जब नवाज शरीफ को ये सब सेना के उस गुप्त कैंप में बताया गया तो उन्हें झटका लगा। लेकिन एक तो मुशर्रफ ने शरीफ को झटक दिया था और दूसरा, शरीफ को उन्होंने दूसरा कायदे आजम यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना बनने का सब्ज बाग दिखाया था। उस बैठक में मौजूद लेफ्टिनेंट जनरल अजीज खान ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से कहा था कि सर, पाकिस्तान को कायदे आजम जिन्ना ने बनाया है। अल्लाह ने आपको पूरा कश्मीर हासिल करने का अवसर दिया है। आप इसे हासिल कर लेंगे तो आपका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। हालांकि बहुत बाद नवाज शरीफ ने यह कबूल किया कि करगिल युद्ध
वाजपेयी से किए गए उनके वादे से धोखा था, लेकिन उस समय कुछ तो शरीफ की मजबूरी थी और कुछ शरीफ की बदमाशी भी थी। और ये महज संयोग नहीं था, बल्कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ का एक जाना पहचाना प्रयोग था, जो लाहौर घोषणा पत्र के कुछ समय बाद ही शुरू कर दिया गया था। दरअसल मार्च के आखिरी हफ्ते में रावलपिंडी के ही कंटोनमेंट एरिया के एक बेहद गुप्त जगह पर इन्हीं चारों आर्मी अफसरों ने बैठक करके ये साजिश रची थी। उस वक्त तक पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कितना बड़ा तूफान आने वाला है। उस साजिश का मकसद भारत के जम्मू कश्मीर में करगिल समेत कुछ इलाकों पर हमला बोलकर कब्जा कर लेना था, और उस ऑपरेशन का नाम कोह पाइमा रखा गया। कोह पाइमा उर्दू का शब्द है जिसका मतलब है वो इंसान जो पहाड़ों पर चढ़ सकता है। करगिल पर कब्जा करना वाकई पहाड़ों पर ही चढ़ना था। इस ऑपरेशन कोह पाइमा के जरिए पाकिस्तानी फौज और उसके आका परवेज मुशर्रफ की साजिश वाली रणनीति इस तरह बनी थी कि सबसे पहले करगिल के पहाड़ों पर वो हर उस पोस्ट पर कब्जा करना चाहते थे जहां कोई आर्मी चौकी नहीं थी। इसके पीछे उनकी रणनीति थी, या कहिए कि ये सोच थी कि इस बर्फीले वीराने को पाने के लिए संभव है कि भारतीय सेना लड़ाई ही ना करे। ये उच्च कोटि का बेवकूफी भरा आत्मविश्वास था। उसी तर्कहीन आत्मविश्वास की अगली कड़ी थी कि जब भारत लड़ने के लिए आएगा ही नहीं, तो फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी कार्रवाई की स्थिति पैदा नहीं होगी, यानी पाकिस्तान पर कोई अंतर्राष्ट्रीय दबाव नहीं रहेगा। हालांकि पाकिस्तान के लिए इस ऑपरेशन के लिए पैसा कहां से आएगा, इस फंडिंग की व्यवस्था को भी बेहद गोपनीय रखा गया था, जिसमें तय हुआ था कि पाकिस्तानी फौज अपनी सरकार से पैसे नहीं लेगी, और इसलिए ऑपरेशन शुरू करने के 2 हफ्ते तक इसे पाकिस्तानी फौज ने अपने प्रधानमंत्री से भी अनजान रखा था। और इन सबसे ऊपर पाकिस्तानी फौज इस मनोविज्ञान की मारी हुई थी कि उसके पास तो एटम बम है। अब भले ही पाकिस्तानी सेना ने नवाज शरीफ को ये पट्टी पढ़ा दी थी कि वो कश्मीर फतेह करके लौटेगी, लेकिन मूल बात ये थी कि पाकिस्तानी सेना का तब मुख्य धंधा ही मंदा पड़ने लगा था। पिछले 4 दशक से पाकिस्तान की फौज का सबसे प्रमुख काम कश्मीर घाटी में आतंक को फैलाना है। वाजपेयी और शरीफ के बीच दोस्ती की पहल से घाटी में अमन चैन लौटने लगा था। आतंकवाद की घटनाएं कम होने के आसार दिखने लगे थे। वो चीजें पाकिस्तान फौज को रास नहीं आ रही थी, लेकिन उनकी साजिश नाकाम हो गई और 17 मई को पाकिस्तानी फौज के आला अफसरों ने अपने प्रधानमंत्री को इसके बारे में बताया। अगर ये बात सही है तो उससे 9 दिन पहले ही भारतीय सेना को पता चल गया था कि करगिल की चोटियों पर पाकिस्तानी फौजी आ बैठे हैं। 8 मई 1999 को पाकिस्तान की 6 नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के कैप्टन इफ्तिखार और लांस नायक हवलदार अब्दुल हकीम अपने फौजियों के साथ करगिल की आजम चौकी पर बैठे थे, तो उन्हें कुछ दूरी पर अपने मवेशियों को चराते भारतीय चरवाहों ने देखा। उन चरवाहों ने जाकर नीचे भारतीय सैनिकों को इसकी जानकारी दी। तब भारतीय सैनिकों ने अपनी दूरबीनों से पूरे इलाके का मुआयना किया। फिर उनके बेहद करीब एक लामा हेलीकॉप्टर उड़ता आया। वो पाकिस्तानी फौजियों के इतने करीब आया कि पायलट और पाकिस्तानी फौज एक दूसरे को बहुत आसानी से देख रहे थे। तब जाकर भारतीय फौज को साफ हो गया कि कैसे पाकिस्तान के मुंह में दोस्ती और हाथ में खंजर रहता है। खास बात यह है कि इसकी भनक ना तो भारत सरकार को तब तक थी और ना ही सेना को थी, और सबसे बड़ी बात कि भारत की खुफिया एजेंसी रॉ को भी इसकी जानकारी नहीं थी। मई के दूसरे हफ्ते में, यानी कि करगिल पर कश्मीरी घुसपैठ के 1 हफ्ते बाद ही भारतीय सेना को यह जानकारी मिल गई थी कि पाकिस्तानी फौज ने करगिल में घुसपैठ कर ली है। चरवाहों से ये जानकारी मिल गई थी कि कितना खतरनाक काम पाकिस्तानी सेना कर रही है। भारतीय सेना की चुनौती ये थी कि कैसे करगिल की चोटियों पर अपनी पोस्ट को वो खाली कराए। लेकिन ये बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि खड़ी ऊंची पहाड़ियों पर ऊपर बैठे दुश्मन को काबू में लाना आसान नहीं होता। बीबीसी से बातचीत में पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल हरचरणजीत सिंह पनाग ने बताया था कि पाकिस्तान को शुरुआती 1 महीने में मात देना मुश्किल हो रहा था। जैसी स्थिति थी उसमें जीत की मंजिल बहुत कठिन दिख रही थी। इसकी वजह यह थी कि वो पहाड़ियों के ऊपर थे और ऊंचाइयों पर थे, और दूसरी ओर भारतीय सेना नीचे थी। लेकिन निर्णायक मोड़ 2 कारणों से भारत के पक्ष में आया। पहला कारण बना भारतीय वायुसेना का युद्ध में प्रवेश, और दूसरा कारण बना तोलो लिंक पर जीत। यही वजह है कि जून का दूसरा सप्ताह खत्म होते होते भारतीय सेना अपनी जबरदस्त फॉर्म में आ गई।
लेकिन इस फॉर्म में आने की कीमत बहुत बड़ी थी। इसकी वजह थी पहाड़ी इलाका। सेना में एक बहुत पुरानी कहावत है कि माउंटेन ईट्स ट्रूप्स, यानी पहाड़ सेना को खा जाते हैं। मतलब साफ है कि पहाड़ी लड़ाई बहुत दुर्गम होती है। वहां अगर कोई पहाड़ की चोटी पर हो और आप नीचे हो तो ऊपर वाले एक सिपाही को निपटाने के लिए नीचे 30 सिपाहियों की जरूरत पड़ेगी। इसलिए वायुसेना की इसमें एंट्री हुई। जब वायुसेना ने पाकिस्तानी सेना के ठिकानों पर ऊपर से बम गिराना शुरू किया, तब जाकर पाकिस्तान के होश ठिकाने आए। हालांकि उस कड़ी में, जैसा कि खुद परवेज मुशर्रफ ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि पाकिस्तानी जमीन पर उनकी फौज ने एक भारतीय हेलीकॉप्टर और 2 जेट विमान मार गिराए। मुशर्रफ की बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। खुद पाकिस्तानी पत्रकार नसीम जहरा ने अपनी किताब फ्रॉम करगिल टू द कू में लिखा है कि भारतीय वायुसेना के हमले इतने भयानक और सटीक होते थे कि पाकिस्तानी चौकियां चूर चूर होती चली गईं। तब तक पाकिस्तानी फौज की रसद भी खत्म हो गई थी, जिसके कारण पाकिस्तानी सैनिक बिना किसी रसद के लड़ रहे थे और धीरे धीरे उनका हौसला जवाब देने लगा। जून का महीना बीतते बीतते पाकिस्तानी फौज की ताकत दम तोड़ने लगी और भारतीय फौज अपनी बुलंदियों पर पहुंच चुकी थी, जीत की बुलंदियों पर। जब पाकिस्तान करीब करीब युद्ध हार गया तो उसके फौजी चीफ परवेज मुशर्रफ ने मुंह छुपा लिया और तब सामने आए नवाज शरीफ। नवाज शरीफ ने तुरंत अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन से गुहार लगाई कि वो बहुत जल्द मुलाकात करना चाहते हैं। वो मुलाकात 4 जुलाई 1999 को हुई। उस मुलाकात में और भी अमेरिकी अधिकारी मौजूद थे, लेकिन शरीफ चाहते थे कि उनकी मुलाकात बिल्कुल अकेले में हो। क्लिंटन इसके लिए तैयार नहीं हुए। वहां क्लिंटन ने नवाज शरीफ से कहा कि अगर आप करगिल का संकट टालना चाहते हैं तो आपके पास एक ही रास्ता है कि बिना शर्त अपनी सेना वापस करें, नहीं तो उस युद्ध का दोषी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को ही ठहराया जाएगा। नवाज शरीफ जान गए कि भारत के साथ वो सामरिक लड़ाई ही नहीं हारे हैं, उस वक्त तक अपने अमेरिकी आका से कूटनीतिक लड़ाई भी हार गए हैं। हर युद्ध की एक कीमत होती है। वो कीमत सिर्फ पराजित ही नहीं, विजेता को भी चुकानी पड़ती है। करगिल के युद्ध में भी वही हुआ। उस युद्ध में हमारे वीरों ने पाकिस्तान के 1600 से ज्यादा फौजियों को मार गिराया, लेकिन करगिल के अभेद्य चोटियों पर तिरंगा फहराने के लिए 527 जवानों ने शहादत भी दी। उन जवानों को हमारी विनम्र श्रद्धांजलि, जिन्होंने भारत के गौरव को कायम रखने के लिए अपने प्राणों की कीमत चुकाई। बोले भारत में आज इतना ही। जल्द मुलाकात होगी ऐसे ही एक नए और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।